हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देव ऋषि वर्मा और आप सबका स्वागत करता हूं इस चैनल पे जिसका नाम है वैली ऑफ सॉल्यूशंस। आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि कैसे एक सैलरी होल्डर या पेंशनर अपना इनकम टैक्स रिटर्न खुद से फाइल कर सकें। मैं कुछ टिप्स दूंगा जिससे उन्हें अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में बहुत ही आसानी महसूस होगी। तो वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहें। वीडियो के एंड में मैं आपको 2 शो स्टॉपिंग टिप्स दूंगा जिससे आपकी टैक्स लायबिलिटी और कम हो सकेगी। सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बता दूं कि इंडिया का जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग सिस्टम है, जो प्रोसेस है, जो मैकेनिज़्म है, वो कई सारे डेवलपिंग या फिर डेवलप्ड नेशन से भी अच्छा है, ट्रांसपेरेंट है और सिंपल है। मैं कई सारे डेवलपिंग और डेवलप्ड नेशंस के इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता हूँ और उसी के एक्सपीरियंस की बेसिस पे मैं आपसे इस बात को शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग इस बात को समझते हैं कि सैलरी होल्डर या पेंशनर्स के क्या क्या सोर्सेज ऑफ इनकम हो सकते हैं। तो सैलरी होल्डर या पेंशनर्स के सोर्सेज ऑफ इनकम काफ़ी लिमिटेड होते हैं। ध्यान रहे, मैंने सैलरी होल्डर और पेंशनर्स के सोर्सेज ऑफ इनकम को लिमिटेड कहा है, उनके इनकम को लिमिटेड नहीं कहा है, इसीलिए किसी को भी नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है। तो इस बात को समझते हैं कि उनके पास क्या क्या सोर्सेज ऑफ इनकम होते हैं। तो उनके पास सोर्सेज ऑफ इनकम हो सकते हैं इनकम फ्रॉम सैलरीज और पेंशन्स। उनके पास इंटरेस्ट इनकम होता है, जैसे कि सेविंग्स बैंक्स के इंटरेस्ट, फिक्स्ड डिपॉजिट्स या पोस्ट ऑफिस के इंटरेस्ट। उनके पास शेयर्स या म्यूचुअल फंड्स में जो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं उनके डिविडेंड रिटर्न होते हैं, डिविडेंड इनकम। उनके पास अगर कोई हाउस प्रॉपर्टी है जो जिससे उन्हें रेंटल इनकम आ रहा है तो रेंटल इनकम हो सकता है उनके पास। उनके पास कुछ ऐसे भी प्रॉपर्टीज़ होते हैं जिनका वो EMI पे कर रहे हो रेगुलर बेसिस पे। उनके पास मोटे मोटे तौर पे हम लोग इस बात को कह सकते हैं कि उनके पास यही सारे सोर्सेज ऑफ इनकम होते हैं। अगर किसी सैलरी होल्डर या पेंशनर के पास कोई और भी सोर्स ऑफ इनकम है, जो कि मैं मना नहीं कर रहा, इसके अलावा भी हो सकता है, जैसे कि एग्रीकल्चर इनकम हो सकता है, उनके पास कोई अदर सोर्सेज ऑफ इनकम भी हो सकते हैं, तो वो वीडियो के कमेंट में मुझसे ये पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पे इसका जवाब दे दूँगा। मैं इस वीडियो को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना चाहता, इसीलिए मैं उन्हीं टॉपिक्स को, उन्हीं पॉइंट्स को डील कर रहा हूँ जो कि आमतौर पर एक सैलरी होल्डर या पेंशनर्स के रिटर्न फॉर्म में आते हैं। अब हम लोग आते हैं उनके डिडक्शंस की तरफ। एक बात और मैं बता दूं, अगर आपको डिडक्शंस क्लेम करना है तो आपको ओल्ड टैक्स रिजिम को चूज़ करना होगा, 115BAC। अगर आप इसे येस कर देंगे तो फिर आप न्यू टैक्स रिजिम में चले जाएंगे, फिर आप डिडक्शंस क्लेम नहीं कर पाएंगे ATC के या फिर चैप्टर 6 के जो भी डिडक्शंस हैं वो 115BAC में अवेलेबल नहीं होते हैं सैलरी होल्डर्स या पेंशनर्स के लिए। कुछ एक्सेप्शंस हैं 115BAC के, लेकिन वो मोटे मोटे तौर पे सैलरी होल्डर्स और पेंशनर्स के लिए एप्लीकेबल नहीं। अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न ओल्ड टैक्स रिजिम में फाइल कर रहे हैं तो आपके पास डिडक्शंस अवेलेबल हैं चैप्टर 6 के, जैसे कि ATC, ATD, ATTTA या ATTTB, ये सारे डिडक्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। तो चलिए हम लोग रिटर्न फाइल करने के प्रोसेस को समझते हैं। सबसे पहले आपको अपने इनकम टैक्स के वेबसाइट पर जाकर के लॉगिन करना होगा अपने पैन या आधार से और पासवर्ड से। अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़र हैं तो आपको न्यू यूज़र ऑप्ट करके अपने लॉगिन ID और पासवर्ड यानी कि क्रेडेंशियल्स को जनरेट करना होगा, उसके बाद आप लॉगिन कर सकेंगे। जब आप एक बार लॉगिन कर लेंगे फिर आपको E-फाइल टैब पे जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग पे जाना है और अपना ITR सेलेक्ट करना है, यानी कि ITR नंबर 1 और 2। जनरली सैलरी होल्डर्स और पेंशनर्स के लिए ITR 1 या 2 ही एप्लीकेबल होता है। अगर आप श्योर नहीं हैं कि आपके लिए ITR 1 एप्लीकेबल है या फिर ITR 2, तो वहाँ पे सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आप एक बार पढ़ेंगे, वो सिंपल पॉइंट्स हैं, आप पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि आपके लिए ITR 1 एप्लीकेबल है या 2। एक बार जब आप अपना ITR चूज़ कर लेंगे और प्रोसीड करेंगे, फिर उसके बाद आपके पास कई सारे सेक्शंस में वो लिस्ट ओपन होगा। आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, आपकी इनकम फ्रॉम सोर्सेज जैसे कि सैलरीज, हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्सेज, कैपिटल गेन की इनकम, आपको हर एक सेक्शन को ओपन करना होगा और अपनी कंफर्मेशन देना होगा। आपका रिटर्न ऑटो फिल्ड रहता है,
जब से AIS इंट्रोड्यूस हुआ है, एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम, उसके बाद से जितने भी आपके सोर्सेज ऑफ इनकम हैं, जहाँ जहाँ आपने अपना पैन रजिस्टर कर रखा है, वो सारे फिगर्स ऑटो पॉपुलेट हो जाते हैं आपके टैक्स रिटर्न में। आपको किसी भी जगह पर खुद से नोट नहीं करना है। आपका पूरा फॉर्म लगभग मैं कह सकता हूँ लगभग ऑटो फिल्ड रहता है, ऑटो पॉपुलेटेड वे में सारे के सारे फिगर्स आ गए रहते हैं। आपके इनकम के फिगर्स, आपके टैक्सेस के फिगर्स, जितने भी आपके TDS डिडक्ट हुए हैं, या जैसे कि एम्प्लॉयर ने आपके सैलरीज के ऊपर TDS काटा हो, या फिर आपके पेंशन इनकम के ऊपर TDS कटा हो, आपके इंटरेस्ट इनकम के ऊपर 194A में TDS कटा हो, सैलरीज के लिए 192 है सेक्शन। तो जितने आपके टैक्सेस हैं वो ऑलरेडी आपके टैक्स रिटर्न में शो किए गए हो। आपको बस सारे फिगर्स को देखना है कि वो सही हैं या गलत हैं। जैसे कि आपका जो इनकम फ्रॉम सैलरी है या फिर पेंशन है, तो आप अपना जो फॉर्म 16 है, जो आपका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, जो आपके एम्प्लॉयर ने आपको दिया होगा, तो आप उसको मैच करेंगे। अगर आपको कोई डिस्क्रिपेंसी दिखेगी तो आप वहाँ पर जाकर के एडिट कर सकते हैं, लेकिन जनरली वो फिगर सही रहता है। लेकिन अगर आपको कोई डिस्क्रिपेंसी दिखती है तो आप उसे एडिट भी कर सकते हैं, आप उसे सही भी कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। अगर आपके पास कोई रेंटल इनकम है तो आप रेंटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में शो कर देंगे। आपके जितने भी अदर सोर्सेज की इनकम है वो भी सारे ऑटो पॉपुलेटेड वे में आ गए होंगे। जितने भी आपके सेविंग्स बैंक के इंटरेस्ट हैं, जो भी FD के इंटरेस्ट है, जो भी आपके पोस्ट ऑफिस के इंटरेस्ट आपको मिले हैं, वो सारे ऑटो पॉपुलेटेड आ जाएंगे। जितने भी आपने डिविडेंड रिसीव किया है पूरे फाइनेंशियल ईयर में, वो सारा ऑटो पॉपुलेटेड मोड में आ जाएगा। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपका जो भी टैक्स रिटर्न है वो लगभग फेल्ड रहता है। आपको सिर्फ अपना कंफर्मेशन देना है। आपको हर सेक्शन में एक बार एंटर करके वहाँ पे आपको अपना कंफर्मेशन देना है कि हाँ, ये फैक्ट्स और ये फिगर्स वो सही हैं। जहाँ भी आपको डिस्क्रिपेंसी दिखती है वहाँ पे आप उसे एडिट कर सकते हैं, वहाँ पे आप अपना फिगर भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपको कहीं पे स्पेलिंग में मिस्टेक दिखता है, आप उसे भी करेक्ट कर सकते हैं, हर चीज़ करेक्ट कर सकते हैं। आप जब ये सारा कुछ कर लेंगे, उसके बाद आप देखेंगे कि आपका टोटल इनकम का जो फिगर है वो कितना आ रहा है। आप अपने पास जो कैलकुलेट किए हुए होंगे तो आप देखेंगे कि दोनों ही एक बिल्कुल सेम है। अगर कोई चेंजेस करना है तो आप कर सकते हैं। उसी टोटल इनकम के बेसिस पे टैक्स लायबिलिटी भी आपकी कैलकुलेट हो रखी होगी। आप टैक्स लायबिलिटी भी चेक करेंगे। आपके सैलरी के ऊपर, आपके पेंशन के ऊपर, आपके FD के इंटरेस्ट के ऊपर जितने भी TDS डिडक्ट हुए होंगे वो सारा आपके ITR में रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। टोटल टैक्स लायबिलिटी भी आपकी रिफ्लेक्ट हो रही होगी टोटल इनकम के बेसिस पे। आप देखेंगे कि अगर दोनों मैच कर रहा है, टैक्स लायबिलिटी और आपका जो टैक्स पेड है, अगर दोनों इक्वल है, इसका मतलब कि आपको कोई फर्दर टैक्स नहीं डिपॉजिट करना है। अगर कोई रिफ़ंड बन रहा होगा तो आप जैसे ही ITR फाइल कर देंगे, उसके कुछ ही दिनों के अंदर आपको रिफ़ंड भी मिल जाएगा ITR प्रोसेस होने के बाद। अगर आपके इनकम के बेसिस पे कुछ और टैक्स बन रहा होगा तो आप एक्स्ट्रा टैक्स भी पे कर देंगे वहाँ पे। और जैसे ही आप जब इनकम का पूरा पार्ट पूरा कर दिए, जब आपने इनकम को रिपोर्ट कर दिया, टैक्स आपकी रिपोर्ट हो गई, आप देखेंगे कि टैक्सेस पूरे तरह से पे हो चुके हैं। उसके बाद आप ITR को सबमिट कर सकते हैं। एक बार जब आप ITR को सबमिट करेंगे तो अगर कोई इसके बावजूद अगर कोई ऐसा फील्ड जहाँ पे कोई फिगर या फैक्ट्स होने चाहिए थे, अगर वो छूट गया होगा तो वहाँ पे एरर आ जाएगा। आप जब एरर पे क्लिक करेंगे तो वो सीधा आपको उस बॉक्स पर ले जाएगा जहाँ पर आपको फिगर्स या फैक्ट्स लिखने हैं। आप वहाँ पर जब लिख देंगे, उसे भी सेव कर देंगे और फिर आप जब सबमिट करेंगे तो उसके बाद कोई एरर नहीं आएगा और आपका ITR फाइल हो जाएगा। एक बार आपने ITR सबमिट कर दिया, उसके बाद आपको E-वेरीफाई करना होता है ITR को। E-वेरीफाई करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन सबसे अच्छा ये है कि आप आधार OTP से उसे वेरीफाई कर दीजिए। आधार OTP का मतलब ये हुआ कि आधार के साथ जो आपका मोबाइल नंबर लिंक्ड है, उस पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक OTP, वन टाइम पासवर्ड सेंड करेगी। आप जैसे ही वहाँ पे आधार OTP के लिए चूज़ करेंगे तो एक OTP आपके मोबाइल नंबर पे आएगा। उस OTP को जैसे ही आप वहाँ पे फिल करेंगे और सबमिट करेंगे, आपका ITR वेरीफाई भी हो जाएगा।
इतनी सी ही है ITR की पूरी फाइलिंग की प्रोसेस। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आपको कुछ ही दिनों के बाद इंटीमेशन आ जाएगा कि आपका ITR प्रोसेस हो गया। जो भी डिमांड या रिफ़ंड बन रहा होगा वो आपको मिल जाएगा। वीडियो के एंड में जो मैंने आपसे वादा किया था कि मैं 2 टिप्स दूंगा जिससे आपकी टैक्स लायबिलिटी कम हो जाएगी, वो है एक तो सबसे पहला कि जो 80D में प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के नाम पर 5000 का डिडक्शन मिलता है। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के नाम पे जो 5000 का जो डिडक्शन मिलता है, ये आमतौर पे सैलरी होल्डर या पेंशनर्स इस डिडक्शंस को छोड़ देते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके पास इसका इन्फॉर्मेशन नहीं होता है कि ये क्या है, ये कैसे क्लेम करते हैं। ये आमतौर पे सभी को मिलता है। ये वैसे खर्चों के लिए मिलता है जैसे कि आप जो भी आप अपने हेल्थ के मेंटेनेंस के लिए जो भी आपने खर्च किया पूरे साल में, उसके बेसिस पे ये 5000 मिलता है, 5000 का डिडक्शन। इसके लिए कोई आपसे डॉक्यूमेंट नहीं मांगी जाती है। ये प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का जो 5000 का जो डिडक्शन है, ये 80D के अंतर्गत आता है। दूसरा जो टिप है ये है 80CCD 1B का जो इन्वेस्टमेंट है, कंट्रीब्यूशन टू द NPS और EPY अप टू 50,000। ये 50,000 का एडिशनल डिडक्शन है। कोई भी सैलरी होल्डर, जैसे मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, अगर कोई सैलरी होल्डर है जिसका 80C का 1,50,000 का जो पूरा लिमिट है वो पूरा हो चुका है इन्वेस्टमेंट का, अगर वो 30% के टैक्स ब्रैकेट में आता है और वो 80CCD 1B का 50,000 का कंट्रीब्यूशन एनुअली कर देता है, आपने जैसे ही कंट्रीब्यूशन किया 50,000 का 80CCD 1B में, वो आपको 30% का रिटर्न उसी ईयर में दे दिया। 30% का टैक्स सेविंग रिटर्न हुआ और जो भी उस पर 8 to 10% का जो रिटर्न आता है वो तो एक्स्ट्रा हुआ ही। आप मोटे मोटे तौर पे ये समझ सकते हैं कि लगभग 35 to 40% का आपको इससे रिटर्न मिलेगा एनुअल। हाँ, इस इनकम का कुछ लॉक इन इशू है, लेकिन वो भी ऐसा नहीं है कि आप इसमें कंट्रीब्यूट ना करें। आपको इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए, ख़ास तौर पे तब जब आपका टैक्स स्लैब 30% हो। तो ये थे 2 शो स्टॉपिंग टिप्स और इसी के साथ मैं वीडियो को एंड कर रहा हूँ। आप मुझे कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आने वाले दिनों में और भी ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस आपके पास लाऊंगा और इसी के साथ मैं वीडियो को एंड कर रहा हूँ। जय हिंद, नमस्कार।